एक किसान जो 10,000 रुपए की नौकरी छोड़ के कोविड के टाइम अपना फार्मिंग पे गया, पिताजी ने कहा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यही करो। तो वो हमारे संपर्क में वर्कशॉप में आया था। उस आदमी ने वो बनाया, आड़ू के पेड़ में उसने उसका प्रयोग किया दो तीन तरीके से। इसका फायदा ये है कि इसका आप उसके पिताजी जो उनके पास करीब 65 आड़ू के पेड़ थे, उसमें 10-12 पेटी आड़ू मिलते थे। उस साल उसको 55 पेटी आड़ू मिले। उसकी आमदनी 5 से 6 गुना हो गई। एक सीजन में किसी भी छोटे किसान की आमदनी इतनी बढ़ जाए तो वो तो उसके पैर तो जमीन पे पड़ते नहीं। प्रिय किसान भाइयों, आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस बार हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारी भारत की प्राचीन या मध्यकालीन कृषि की पद्धति रही है, उसमें क्या ऐसी खूबियां रही हैं कि जिससे भारतवर्ष बहुत लंबे समय तक अन्नों पर आत्मनिर्भर रहा। कृषि, उस समय की कृषि को आसानी से टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह सकते हैं, क्योंकि उस एग्रीकल्चर ने खाद्यान्न को की पूर्ति करी। जो किसान भाई थे उनको उनको आमदनी अच्छी हुई। और तीसरा, जो किसानों का जो सोशल दर्जा था वो अच्छा था। इसीलिए वो कहा था ना कि उत्तम कृषि कार्य सबसे उत्तम है। इसीलिए कहा गया कि समाज में उस समय कृषकों की, किसान भाइयों की इज्जत अच्छी थी। सब जानते थे कि ये उन्हीं मेहनत का परिणाम है कि हम सबको खाद्यान्न मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारी टिकाऊ कृषि ही थी जिस पे आधारित जो हमारे घर घर में बनने वाली चीजें होती थी गांव में, वो कृषि आधारित ही ज्यादा होती थी। तीसरी चीज, जो गांव में रोजगार जिसकी आजकल समस्या है, वो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस कृषि का आधार ये था कि जो कृषि कृषि की जो उपज है उसका हकदार किसान सिर्फ 1/3 का होता था। समझिए इस बात को, ये जरा गूढ़ बात है कि किसान की हकदारी खेती में 1/3 होती थी उसके परिवार के लिए। खेती का 1/3 किसके लिए होता था? पशुओं के लिए होता था, क्योंकि हमारी कृषि गाय आधारित या पशु आधारित थी। इसलिए उनको अगर वो चारा नहीं मिलेगा उस कृषि से, तो वो कहाँ से पनप पाएंगे और कहाँ से वो कृषि में जो कार्य वो उनसे लिया जाता है वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और आजकल ये आप देख रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई समस्या खूब हो रही है गांव में। और विशेषकर क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये समस्या बहुत ही ज्यादा है कि गांव के किसान अपने, अगर बछिया है यानी कि फीमेल है तो उसको तो रख लेते हैं और मेल को छोड़ देते हैं। और वो छोड़ के कहाँ जाएगा? वो गांव के उनके किसानों के अपने ही खेतों में जाता है और हानि करता है, फसलें खाता है और उत्पात मचाता है। खाता कम, नुकसान ज्यादा करता है। तो इसलिए वहाँ बहुत क्लियर उनको समझ थी कि हमारी खेती का जो 1/3 हिस्सा है वो जानवरों के लिए है, क्योंकि वो जानवर अमूल्य थे हमारे उस समय की खेती के लिए। आजकल तो आपके पास ऑप्शन है, उसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये बदला गया।
तीसरी चीज ये थी कि जो 1/3 बाकी का है वो खेत का है। खेत का कैसे है? आजकल भी जो अच्छे किसान हैं, आपने सुना होगा आच्छादन, जिसे मल्चिंग कहते हैं। समझते हैं ना कि जो किसान अपने फसल का मल्चिंग करते हैं, और ये ज्यादा आपने देखा होगा फलों के वृक्षों में, कि थावला है, पेड़ का तना है, उसके नीचे मल्चिंग करते हैं जिससे कि मॉइस्चर बचा रहे, खरपतवार ना हो, और फल वृक्ष या फसल अच्छी हो। और आजकल ये जो अच्छे किसान हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं मल्चिंग का, क्योंकि मल्चिंग करने से अनेक फायदे। एक सबसे बड़ा फायदा यह कि मॉइस्चर तो, नमी तो बचाता ही है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि उन खरपतवारों को भी सूरज की रोशनी चाहिए, किरणें चाहिए बढ़ने के लिए, वो नहीं मिल पाती है तो वो दबे रहते हैं। इसलिए जो 1/3 हिस्सा था वो खेत में डालिए। कैसे डालते थे आप? मान लिया, मैं उदाहरण लेता हूँ, गन्ने का उदाहरण लेता हूँ। गन्ने में कितनी पत्तियां हैं? आप पत्तियों को उसी में, आजकल तो गन्ने की खेती वो टनल, उसमें क्या बोलते हैं उसको, खूड़ में हो रही है। खूड़ में बोते हैं, फिर उसके बाद अर्थिंग करके वो ऊंचा हो जाता है, नीचे साइड वाला नीचा हो जाता है। तो जो पत्ती होती है वो नीचे वाली वो नाली में तोड़ के डालते रहते हैं, फिर उस पर हैरो चला के उसको दबाते हैं, और पानी देने से उसका सड़न बड़ी आसानी से हो जाता है। कितना अच्छा तरीका है आपके खेत में कार्बन पदार्थ बढ़ाने का। और उसका ये देखिए कि खेत, जो आपका खेत है वो आप अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका ध्यान तो रखा ही नहीं जाएगा, आपकी नुकसान ही नुकसान है। मैंने सुबह ही कहा था कि हमारी जो ये परंपरागत खेती है ये गलत तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आप उस पर कोई शक मत रखिए कि भाई ये अच्छा होगा या नहीं होगा। अच्छा है। अब हम वैज्ञानिक लोग तो ये जानना चाहते हैं कि अच्छा क्यों है, किस वजह से है, क्या कारण है। क्योंकि विज्ञान तो तभी बढ़ेगा ना, कोई चीज अच्छी है, आपने उसको स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार करना काफी नहीं है, उसमें आगे आपको जानना आवश्यक है कि भाई अच्छा क्यों है, दूसरा अच्छा क्यों नहीं है। देखिए, भारतवर्ष में आप जो किसान भाई लोग आए हैं, मैं ऐसा समझता हूं ज्यादातर छोटे किसान हैं। सही है, छोटे किसान हैं, 2-4 मध्य होंगे, मध्य वर्ग के होंगे। छोटा किसान क्या हुआ? जिसकी आधा हेक्टेयर से, बल्कि 0.4 हेक्टेयर से जमीन कम है, वो छोटा किसान है। और ऐसे छोटे किसान 65% है। छोटे किसानों के साथ एक और जुड़ा हुआ है, सीमांतक किसान, जो बिल्कुल मार्जिन पे है, मतलब गुजारा हो रहा है किसी तरह। वैसे भी हमारे यहाँ जो किसान हैं वो काफी मात्रा में है, और उनकी जमीन जो है 0.4 हेक्टेयर से नीचे है। जो स्मॉल है उनकी 1 से 2 हेक्टेयर है। इसलिए इतनी कम जमीन में आत्मनिर्भर होना एक कठिन काम है। तो यही समस्या है कि हमारा छोटा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। देश में खासकर जो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो हमेशा कहते रहते हैं कि किसान को आत्मनिर्भर बनाओ, छोटे किसान को आत्मनिर्भर बनाओ। अब ये इस चीज़ पे हमें आज, और खासकर मैं मेरे जो भाषण के बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अपने क्या अनुभव हैं वो हमें साझा करें, और जो प्रश्न उससे मिलते हैं वो हमें आप बताएं।
जो मध्यम वर्ग के किसान हैं या बड़े हैं उनको ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी खेती बड़ी है, उनकी आमदनी ज़्यादा है, उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो किसी साल अगर उपज बहुत बढ़िया ना हो तो वो उसको, जैसे इंश्योरेंस वाले करते हैं, इंश्योरेंस हो जाती है, उसको झेल लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि उसको वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन छोटा किसान कहाँ जाएगा? छोटे किसान की सारी समस्या है मारा मारी छोटे और सीमांत किसान की है, जो देश में करीब 85% हैं। समझ लीजिए 85% देश के किसानों का बहुत होता है। इसलिए हम तो ज्यादा उन्हीं किसानों पर ध्यान देते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात, जो हमारी पुरानी कृषि पद्धति थी, सभी आप सुनते हैं कि ये गाय आधारित थी। गाय गाय कह लीजिए या पशु आधारित कह लीजिए। गाय के साथ वो बैल भी है ना, वो भी तो रहते थे, खेत तो वही जोतते थे, तो उनका भी जो गोबर था, उनका भी जो पेशाब था, सब वो जो इकट्ठा होता था बाड़े में, वहां से वो घास फूस जो उनके नीचे बिछाया जाता था, या जो चारा उनको दिया जाता था, उस मांड में से वो भी सिर हिला के उसको भी नीचे गिरा देते थे। पेशाब था, गोबर था, और सुबह उसको अगले दिन इकट्ठा करके खड्डे में डाल दिया जाता था। अब देखिए इसका आप जो है ऐसा देखिए, मैं तो इसको ऐसा मानता हूं कि ये खेती के लिए एक च्यवनप्राश का काम करता है। च्यवनप्राश क्यों? क्योंकि ये भूमि की रक्षा, भूमि को उपजाऊ बनाना, भूमि में पानी की क्षमता बढ़ाना, फिर पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व देना, अच्छी खेती देना। तो यही तो जो हमारा आदमी के लिए च्यवनप्राश है, वही तो वो काम करता है कि हमारी सेहत अच्छी रहे। इसलिए ये जो हमारी पद्धति थी, उस पद्धति में ये संभव था कि जो खेत में जा रहा है उससे भूमि का उपजाऊपन तो बढ़ता ही था, भूमि की जो शक्ति, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी को ग्रहण या बटोरने की शक्ति है, रोकने की शक्ति है, वो बढ़ती थी। उससे क्या फायदा होगा या होता था? उससे फायदा ये होता है कि प्रकृति में आप जानते ही हैं, कभी कभी मान लिया 2 हफ्ते 3 हफ्ते सूखा पड़ गया, तो उस भूमि में जिसमें आप इस तरह का खाद दे रहे हैं, ये क्षमता है कि वो पौधों को मरने नहीं देगा। ये हमने भी जो अपना पुष्टिकरण का काम किया है बाद में, उससे ये पता चला कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये सर्वविदित है, तो सब मानते हैं कि जो आप ऑर्गेनिक तरीके से जो आप भूमि में खाद देते हैं या खेती करते हैं, उनमें बीमारी या कीड़े प्रायः बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों कम पाए जाते हैं, इस पे आजकल खोज हो रही है, लेकिन एक कारण यह है जो आप आयुर्वेद से सीख सकते हैं, वो ये है कि जैसे आयुर्वेद से हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, बात ठीक है नहीं? ऐसे ही जो ये ऑर्गेनिक तरीके से भूमि को सामान दिया जाता है, पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं, उससे पौधों की रक्षा शक्ति कीटाणु और बीमारियों से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सही बात है, और यही बात हमने अपने परीक्षणों में देखा है कि जिस खेत में आप इस तरह के प्रयोग करते हैं, उसमें बीमारियां या तो नहीं होती या ना के बराबर होती है। तो एक तो गाय के गोबर का प्रयोग, दूसरा एक चीज हमारी पूरी कृषि के इतिहास में जो प्रयोग की गई है वो है द्रव्य जैविक खाद।
द्रव्य जैविक खाद क्या हुआ? लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। और इसका इस्तेमाल प्रयोग होता रहा है हमारे कृषि में, और ये वर्णित है। इसको पहली बार जो लिखित रूप में डाला गया, एक सही तरीके से लिखा गया, वो लिखा गया 1000 पूर्व। पुस्तक है वृक्ष आयुर्वेद, जो हमारी संस्था ने जो संस्कृत वाली पुस्तक थी उसको इंग्लिश में अनुवाद करके प्रिंट किया है। इस वृक्ष आयुर्वेद में पहली बार वैद्य, ये इसके पुस्तक के लेखाकार वैद्य जी थे, आयुर्वेद के वैद्य। उन्होंने करीब 30-35 साल काम किया, आयुर्वेद का प्रयोग वृक्षों में किया, और ये निकाला कि हम वृक्षों की बहुत बढ़िया देखभाल शुरू से लेकर नर्सरी से लेकर बड़े पौधे तक इस लिक्विड बायो फर्टिलाइजर से कर सकते हैं, जिसका उन्होंने नाम कुणप जल डाला। कुणप जल। ये भी जानने वाली बात है, जरूर है, कि सबसे पहले उन्होंने कुणप जल, जो ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, किससे बनाया? सबसे पहले उन्होंने बनाया जानवरों के अंशों से। क्योंकि वो तो बुंदेलखंड एरिया के थे, वहाँ उनको हो सकता है ऐसा लगा हो, या जहाँ गांव में ऐसा हो, कोई मान लिया स्लॉटर हाउस हो, या जहाँ आसानी से जानवरों की कटाई होती हो, तो उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो जानवरों का मीट, हड्डी, मज्जा, मछली, उन्होंने उस सब को उबाला एक घड़ी में। और जब आप समझ सकते हैं उबालने से कितनी बदबू आई होगी, तो गांव वालों ने ऑब्जेक्शन किया होगा कि वैद्य जी क्या कर रहे हैं, गांव छोड़ के चले जाएं क्या? तो वैद्य जी ने क्या किया, उसको जमीन में गाड़ दिया, उसको भूमि के अंदर करके ढक दिया, और करीब 1 महीने बाद उसको निकाला। और उसको निकालने के बाद उसमें बदबू फिर भी थी, उतनी नहीं थी लेकिन थी। और क्योंकि उसमें बदबू थी और उसमें पानी का जो बेस था, उन्होंने उसका नाम कुणप जल रखा। संस्कृत का शब्द है कुणप, इसका मतलब होता है कोई भी पदार्थ जिसमें बहुत सड़ांध या बहुत बदबू आती हो, वो कुणप होता है। तो इसलिए उन्होंने उसका नाम कुणप जल रखा है। इन चीज़ों के अलावा उन्होंने बाद में क्या क्या डाला? बाद में उन्होंने उसमें, देखिए, उड़द की दाल डाली। उड़द की दाल क्यों डाली? क्या हम कह सकते हैं ना, अब तो बता सकते हैं क्यों डाली होगी, क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने उसमें खली डाली। खली समझते हैं ना? हम लोग आजकल क्या खली डालते हैं? ग्राउंडनट, मूंगफली की खली डालेंगे, और जहाँ कीड़े ज्यादा हैं जमीन में मान लिया, तो उसमें काहे के डालते हैं? नीम की खली डालते हैं। उन्होंने जो सेसमे, तिल की खली का प्रयोग किया। आजकल तो तिल का तेल खाने को नहीं मिलता, समय समय की बात है। ये किया। एक चीज उन्होंने और अच्छी डाली, जिसे हम लोग कहते हैं धान का भूसा। धान की पोवाली नहीं, धान के बीज में से जब चावल निकालते हैं तो भूसा हो रहता है, पतला पतला, छोटा छोटा, वो भूसा उन्होंने उसको डाला और उसको उबाला, ठंडा किया, फिर डाला। अब आप ये समझ लीजिए कि धान के भूसे में जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ आप धान की फसल में 35-40% तक होता है, उसकी बहुत जरूरत रहती है। तो वो उसमें डालने से आज हमें पता है, उनको थोड़ा ही पता होगा। उन्होंने तो
आपने उससे देखा होगा कि ये इसका फायदा हो रहा है, इसको हम किया जाए। फिर उन्होंने शहद डाला। आजकल हम क्या डालते हैं, गुड़, सड़ा हुआ गुड़, उन्होंने शहद डाला। और ये देखिए, जो उनको ये पदार्थ मिला छानने के बाद, ये बहुत ही उत्तम श्रेणी का एक द्रव्य जैविक पदार्थ मिला, जिसका उन्होंने नाम गुणाब जल रखा था। और क्योंकि उन्होंने इतने वर्ष उसमें लगाए हैं, पुस्तक में वर्णित है, तो जो हमारे संस्थापक साहब थे, डॉक्टर नैने साहब, उन्होंने कहा देखो भाई, नाम नहीं बदला जाएगा, नाम वही रहेगा उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने कितने साल लगाए होंगे इसको ढूंढने में, तो नाम गुणाब जल वही चलता आ रहा है। बाद में देखिए, क्योंकि डॉक्टर नैने जो थे वो बहुत अच्छे प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, पादप रोग विज्ञान के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने देखा कि ये खाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारी फसलों में कीड़े आते हैं, बीमारियां लगती हैं, कोई ऐसा चीज किया जाए कि उसके साथ मिला दें जिससे कि उनकी भी रोकथाम हो जाए, और अलग से उनके लिए कोई जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदीनाशक ना बनाया जाए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड प्लांट पैथोलॉजी का था। और जो ये वृक्षायुर्वेद की पुस्तक मैंने आपको दिखाई, इसमें ऐसे करीब 150 पेड़ हैं, वर्णित हैं, जिनमें इस तरह की गुण हैं जो आदमियों के लिए भी काम आते हैं और ये पौधों में भी काम आते हैं। उन्होंने ये ना करके कि इस किताब में जो दिए उनको लिया जाए, उन्होंने रैंडम जो खेत में खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले, उनको लेके और उनको उसमें डाला, उसका फर्मेंटेशन किया, किण्वीकरण किया, और जो पदार्थ मिला लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, वो बायो फर्टिलाइजर के साथ साथ एक बहुत अच्छा कीटनाशक और फफूंदीनाशक भी साबित हुआ। और उसका उन्होंने, क्योंकि ये जो पहला गुणाब जल था, गुणाब जल जो सुरपाल वैद्य जी ने बताया था, क्योंकि वो तो जानवरों से बना हुआ था, और हमारे भारतीय किसान तो ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, सात्विक हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी मुश्किल होता। हाँ, जो मुसलमान भाई किसान हैं वो तो बना सकते हैं आसानी से, आज भी बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये उन्होंने ऐसा चीज़ बनाया कि वेजिटेरियन हो और उसमें कीटनाशक और फफूंदीनाशक गुण भी हों। इसलिए ये हर्बल गुणाब जल जो है बहुत ही काम की चीज़ है। और दूसरा, ये इसमें जो है ये फुल फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक पूरा फर्मेंटेशन होता है। आपने सुना होगा, वो भी प्रचलित है, जीवामृत है, नाम सुना है ना? जीवामृत है, उसमें 5-6 दिन में तैयार हो जाता, और उसमें इतना मतलब पूरा फर्मेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस फर्मेंटेशन करने से एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि फर्मेंटेशन के दौरान कुछ पौधे को बढ़ाने वाले, जिनको कि वृद्धि कारक तत्व पैदा होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में जैसे ऑक्सिन कहते हैं, जिब्रेलिन कहते हैं, जिससे फुटाव ज्यादा आता है, या एसिड्स पैदा होते हैं, वो होने से इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही उत्तम श्रेणी की हो जाती है। ये पंतनगर विश्वविद्यालय में इस पे शोध हो रहा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जो जीवामृत में नहीं आ पाते हैं, और क्या वजह है कि जो हर्बल गुणाब जल है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली है जीवामृत के मुकाबले में। हुआ क्या, जब अंग्रेज लोग आए 1600 लेकर 1900 तक, अंग्रेजों ने क्या देखा, और ये मैं एक अंग्रेज लिखी हुई पुस्तक की बात बता रहा हूँ। सर एल्बर्ट हावर्ड होते थे,
पिछले 1940 की बात समझिए, उन्होंने भारतवर्ष आए तो यहाँ की खेती का अध्ययन किया, गांव गांव गए होंगे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो मौज आ रही है, गांव बड़े खुशहाल हैं। ये बात बता रहे हैं 1938-39 की, खेती बढ़िया हो रही है। फिर उन्होंने पता लगा कि क्यों बढ़िया हो रही है, तो उन्होंने देखा कि एक तो यहाँ जो खेती है उसमें गोबर, गाय के गोबर का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। उससे क्या होता है कि जमीन बहुत बढ़िया हो रही है, जमीन में पानी धारण करने की शक्ति बहुत बढ़ी हुई है, तो सूखा नहीं पड़ता। देखिए ना, ये चीजें हम पिछले 50 साल में भूल ही गए कि ये चीजें भी होती हैं भूमि में, यदि अगर आप ढंग से उसको जैविक खाद की प्राप्ति कराएं। दूसरा चीज उन्होंने देखा कि यहाँ कोई एकल फसल है ही नहीं है, कोई ये नहीं कोई गेहूं का ही खेत है या धान का ही खेत है या खाली अरहर का खेत है। हर खेत में 8-10 फसलें हैं। मेरे को भी याद है, बचपन में गांव में जाता था तो जैसे मक्के का खेत है, उसमें मक्के के खेत में मेड़ पे तो अरहर लगी रहती थी, उसके अंदर उड़द, मूंग, ये सब बोया जाता था। फिर उसके अंदर ये खरबूजे, फूट एक फल होता था लंबा सा, वो भी डालते थे, और उसमें ढेंचा भी डाल दिया है क्योंकि वो उससे सुतली उतली बनाने काम आ जाएगा। इसका मतलब ये था कि खेत जो था बहु फसली था। उसके अपने फायदे हैं, क्योंकि सिंगल एक फसल लोगे तो उसके आप देख ही रहे हैं, इसमें सबसे एक कई फायदों में एक फायदा ये था कि खेत में फसलों में बीमारियां बहुत कम लगती थी। वो एक फसल जो जिसे कहते हैं ना सोल क्रॉप है, खाली गेहूं 5-7 एकड़ दिख रहा है, उसमें कोई भी बीमारी आ जाएगी तो बड़ी जल्दी से फैल जाएगी अगर बीच में, क्योंकि बीच में कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारी खेती का सार था, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती में तीन स्तंभ होते हैं। हाँ, 3 स्तंभ हैं टिकाऊ खेती में, जो कि बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना कोई भी खेती टिकाऊ नहीं हो सकती। तो कौन कौन से स्तंभ हैं? एक तो प्रॉफिट का, फायदे का है। सस्टेनेबिलिटी में खेती लाभप्रद होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब जो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक एंगल, उसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान इंसान है, हमारी तरह भी जो हम नौकरी वोकरी करते हैं, शहरों में रहते हैं, हमारे किसान भाई भी इंसान हैं, उनको भी बहुत सारी सहूलियतें चाहिए जो हमें चाहिए। लेकिन और दुर्भाग्यवश कई बार हम ये भूल भी जाते हैं कितनी मेहनत करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें सोशल एंगल होना बहुत जरूरी है। सोशल एंगल क्या हुआ? जैसे मैंने पहले अभी कहा था कि समाज में किसान की अच्छी इज्जत होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, छोटे छोटे किसान हैं, प्रॉफिटेबल रहा नहीं, उनके बच्चे खेती नहीं करना चाहते क्योंकि छोटी होती जा रही है खेती, पॉपुलेशन बढ़ी है, एक एक परिवार में 3-3, 4-4 लड़के हैं। जो जमीन अगर 30 बीघा थी, अब वो 6-7 बीघा रह गई है। इससे क्या होने जा रहा है? मेरे दादाजी अकेले थे, 300 बीघा जमीन, और मैं उनकी तीसरी जनरेशन हूं। मेरे हिस्से में 6 बीघा जमीन आती है गांव में, तो मैं क्या करूंगा उस 6 बीघे का, बताइए। तो जो परिवार में लोग हैं वही करें, अच्छा है। हो क्या रहा है कि लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है अपने जमीनों को, बेच बेच के छोटे छोटे फ्लैट ले लिए हैं शहर में, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। डटे रहिए, उसको आप खेती को अच्छी बनाइए जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो सकें। तीसरी चीज उसमें यह है कि सस्टेनेबल खेती से एनवायरनमेंट
की हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए। अगर एनवायरनमेंट सुरक्षित नहीं है, इसमें एनवायरनमेंट क्या है आजकल जो हुआ है, पानी भी दूषित हो गया है, सही बात है नहीं? पानी नहीं, पंजाब में तो आप जानती हैं गांव गांव में टैंक जा रहे हैं, शर्म की बात है। नहीं तो हमारे यहाँ तो गांव में कुआं होता था, 2 कुएं हो गए, उसी से पूरा गांव पानी पी रहा है। और उसमें एक आपने देखा होगा कभी, जो थोड़े उम्र के हैं, हर हर हमारे हमारे एरिया में तो हर कुएं में एक शीशम का लकड़ पड़ा रहता था। पता नहीं आप लोग, कुछ लोगों ने देखा होगा, हमेशा रहता था शीशम का लकड़। क्यों? क्योंकि उसमें पानी को शुद्ध करने की क्षमता है। देखिए ना, वो जो हमारा ज्ञान है उनका, और वो ज्ञान उनको कैसे आया? उसको फॉलो करने से लगे रहो, इसको करते करते उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो वही ज्ञान जो है वही परंपरा बन जाती है। लेकिन आजकल तो कोई नहीं रहे, वो टंकी आ गई है या पानी आ गया है। आजकल जो खेती में आप किसान हैं, और बाद में जब आप बात करेंगे और जानना चाहूंगा कि जो जो समस्याएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है, है ना? कोई ये कहने लगे मेरे को तो पता ही नहीं है, या हमारे कृषि मंत्री कहने लगे हमें तो नहीं मालूम आपकी क्या सबको मालूम है समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। समस्याएं का समाधान वैसे होता है, जो समस्याएं हैं उनको आप रिप्लेस करो, बदल दो, तो आप समाधान हो जाएगा। अगर कोई आदमी बीमार है, उस बीमारी का क्या समाधान? आप उसको आप ठीक करो, दवा खाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और आजकल खाली दवा, आजकल जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसकी सोच बहुत अच्छी है, और हम ये ऐसा महसूस करते हैं, कृषि वाले भी, एग्रीकल्चर वाले भी, कि आयुष में जैसे खेती, जिसको आजकल आप पारंपरिक खेती कह लो या जैविक खेती कह लो या प्राकृतिक खेती का नाम आ गया है आजकल, है ना? वो जो खेती है उससे जो अन्न पैदा हो रहा है वो तो वैसी गुणी है, उसमें कोई जहर नहीं है, उसमें कोई जहरीली दवा नहीं है, तो उसको आप खाएंगे, आप तो अपने स्वस्थ रहने का एक सर्टिफिकेट बना लेंगे। इसलिए खाली दवाओं से ही आदमी ठीक नहीं होगा, दवाओं के साथ साथ आदमी को अपनी दिनचर्या, इसलिए हमारे यहाँ योग का स्थान रखा गया है। योग करिए स्वस्थ रहने के लिए, बढ़िया खाइए, ठीक है? और उसी तरह बढ़िया कहाँ से खाने को मिलेगा? अगर हमारी खेती हमारे पुराने पारंपरिक ढंग से होगी, ठीक है? ये चीज आप ध्यान में रखिए। और आत्मनिर्भर किसान आजकल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि खेती में लागत बहुत है, लागत बहुत बढ़ गई है। हरित क्रांति की वजह से उपज बहुत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन नुकसान क्या हुआ है कि उस खेती को करने के लिए, उतनी उपज प्राप्त करने के लिए आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जो छोटे या सीमांत तक किसान के लिए संभव नहीं है। ठीक है, सरकार कहती है आप बैंक से लोन ले लो, लेकिन भाई लोन लोगे तो देगा कौन? आप ही तो देंगे, है ना? वो तो देना, वो तो कर्जा है, वो वापस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपनी खेती की लागत कम से कम करिए। जितनी लागत कम, उतना ही शुद्ध लाभ होगा। एक जो वैज्ञानिक तबका है ये अभी भी मानता है, मैं ऐसा समझता हूं, मैं तो नहीं मानता। वो ये कहते हैं कि अगर आप जैविक खेती करोगे या प्राकृतिक खेती करोगे या परंपरागत खेती करोगे तो इससे आपकी उपज कम हो जाती है ना? ये बात में मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अनुभव बताएंगे, है ना? हम नहीं ऐसा मानते। हमने जो प्रयोग हर्बल कुणाब जल से किए हैं
उसमें कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये पहले साल में भी, कि उपज उसकी कम आई हो मुकाबले में जो आप केमिकल खेती करते हैं उसके मुकाबले में कम नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि पहले साल में अगर करोगे तो उपज कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, समस्या को समझिए। समस्या यह है कि उपज कम क्यों होगी। उपज, जो हमारी प्रजातियां हैं आजकल, उनकी जो डिमांड है पोषक तत्वों की ज्यादा है ना। जैसे गेहूं में हमारे, मेरे को याद है, पंजाब 591 प्रजाति होती थी, बड़ा बढ़िया गेहूं, सफेद रोटी, बहुत बढ़िया, लेकिन लंबा ऊंचा था। बाद में ये मेक्सिको से ड्वार्फ वैरायटीज आ गई। उपज की कैपेसिटी बहुत, उसके लिए उनको न्यूट्रिशन बहुत चाहिए, पोषक तत्व बहुत चाहिए। अगर आप उनको उतना पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं तो उनकी उपज कम हो जाती है। इसलिए आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें कंजूसी मत करिए। अल्बर्ट हावर्ड ने यही लिखा था कि यहाँ इतनी अच्छी खेती क्यों है, यहाँ सूखा क्यों नहीं पड़ रहा। इसलिए कि खेत को जरूरत से ज्यादा खाद दिया जा रहा था। चकाचक भरा हुआ है, मजा आ रहा खेत को, फसल लहरा रही है। तो ये चीज आवश्यक है जानने के लिए। इसीलिए हमने जितने भी अब तक ट्रायल किए हैं पतनगर विश्वविद्यालय में, उसमें सिर्फ एक बार मक्के की फसल में, मक्के की फसल में उपज कम आई। जो वो एग्रोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर भटनागर, तो उन्होंने कहा सर मेरे इसमें तो ये कम है। तो मैंने कहा आप तो मक्का के एक्सपर्ट हैं, आप मेरे को ये बताइए कि मक्का के पौधे की पोषक तत्व की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना चाहिए, कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, पोटाश, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो चाहिए। मैं कहा आप थोड़ा काम करो और आपको जवाब ये मिलेगा। मैंने उनसे कहा आपको जवाब ये मिलेगा कि पौधों को उपयुक्त भोजन नहीं मिल पाया, आपने कंजूसी करी, इसको आपको दोबारा करके देखना होगा। ये मैं इसलिए आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये देखा गया है प्राय कि आपने यूरिया का कट्टा ले लिया, डायमोनियम फास्फेट का ले लिया है ना, और डाल दिया। जो बेचने वाला है एक की जगह कर गया, अरे साहब 2 लीजिए ना, ज्यादा फसल होगी। यही तो हो रहा है। ज्यादा तो क्या होगी, थोड़ी सी अगर 5% बढ़ गई, लेकिन आपका खर्चा तो दुगना हो गया। और इसी में किसान मारा जा रहा है। उस जो दवा ये फर्टिलाइजर बेच रहा है उसका इंटरेस्ट तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उसका इंटरेस्ट किसान नहीं है। उसको तो ज्यादा कमीशन चाहिए। वो कहेगा साहब ये लीजिए। गन्ने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोराजन नाम का एक इंसेक्टिसाइड डाला जाता है। कोराजन मतलब बहुत हानिकारक है और डबल डोज दिलवा रहे हैं। क्या होगा? इसलिए आप लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है। उसके बहकावे में मत आइए। जीवामृत या हर्बल गुलाब जल से खेती करता हूँ, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मेरे खेत में तो कीड़े नहीं आते। आप देखिए, अगर आप इसको 3 साल लगातार यूज कर लें तो तीसरे साल में आपको कई चीज देखने को मिलेंगी। मैं बताता हूँ। पहले तो मतलब उसकी खेत की उपजाऊपन तो बढ़ेगा ही, वो नहीं, कोई छोटा मोटा 2 हफ्ते 3 हफ्ते का सूखा पड़ेगा तो उसका कोई असर पता ही चलेगा आपको। सूखा, दूसरे खेत मुरझाने लगते हैं, वो नहीं मुरझाएगा। तीसरी चीज, सर्दियों में आलू की फसल होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये डाला जाता है, उसमें पाला नहीं लगता। कितना बढ़िया है। पाला से फसल की हानि होती है, आलू की पाला नहीं लगता। और क्या चाहिए आपको? चाय के बागान में ये देखा है कि जिन चाय के बागानों में ये प्रयोग होता है, या और भी चीजें जो कार्बनिक हैं,
उनसे जो बिजली गिरती है चाय की झाड़ियों पे, उनमें रिकवरी जल्दी हो जाती है, जिसमें इनका स्प्रे किया जाता है और वो उसमें डाला जाता है। और आपको मतलब क्या चाहिए? यही कारण है कि हमारे जो प्राचीन या मध्यकालीन टाइम में खेती होती थी वो इस तरीके से होती थी कि उसका जो परिणाम होते थे उससे फायदा अच्छा होता था, जिससे कि किसान को कोई किस्म की परेशानी या हानि नहीं होती जो आजकल होती है। सुबह मैंने कहा कि एक किसान की परेशानी और बढ़ गई है, वो है ये जानवर जो घूमते रहते हैं खेतों में गांव के। महाराष्ट्र में समस्या है क्या? नहीं है? ये भी समस्या मेरे ख्याल से सभी जगह है ना? ये फर्क होता कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। एक बार मैं ऐसे जैसे आप लोगों की किसान की गोष्ठी हो रही है तो मेरे को भी कहा गया कि भाई आप भी जरा अपने, और मुद्दा क्या था? मुद्दा ये जानवरों का था। ये गोष्ठी तो गन्ने के ऊपर थी, लेकिन मुद्दा जानवरों पे उठ के आ गया कि साहब बड़ी दिक्कत है, क्या करें, प्रकृति तो मार मारती ही है। ये आजकल जो जानवर घूम रहे हैं इन्होंने जान खा ली हमारी, हम क्या करेंगे? तो मैं सुनता रहा, फिर मैंने कहा भी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने किसानों से 2-3 बातें पूछी और कहा, मैंने कहा भाई ये समस्या समस्या किसने बनाई है? ये समस्या कब से बनी है? ये समस्या जब से बनी है तब से भारत सरकार ने कटाई बंद कर दी है। बात ठीक है नहीं है? हाँ, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, बात यही है। और मैंने कहा कि इसका समाधान कौन ढूंढेगा? तो आजकल तो ये टेंडेंसी है, मतलब हम सभी, मतलब चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, सर्विस वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, सड़क पे जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं वो हो, वो ये चाहते हैं कि हर चीज सरकार करे। वे सरकार क्या क्या करेगी? हाँ, फिर कह देते मोदी है तो मुमकिन है। सही बात है नहीं? हालांकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए मुझे, लेकिन ये तो अच्छा ही बात है कि हमें इतना विश्वास है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो मैंने उन किसानों से कहा भाई ये जानवर किसके हैं? तुम बताओगे तो नहीं कि इनमें से कौन सा मेरा है, नहीं है तो तुम ही लोगों को, गांव के बाहर से नहीं आए हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस समाधान का हल ढूंढो। आप बता दीजिए सर, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, तजुर्बा भी है, आपके बाल भी नहीं है, आपको अच्छे, आपको तजुर्बा होगा। मैं क्या, मैं बताता हूँ, करोगे? मैं कहा जब ये समस्या तुम्हारी बनाई हुई है तो समाधान तुम ढूंढ सकते हो, और समाधान ये है कि हर पंचायत को जमीन है, ठीक है? हर किसान, जो सरपंच है या प्रधान है, प्रधान की बात करिए, जो प्रधान है उसके पास भी बजट है। मैंने कहा वो एक घेर तो बना ही सकता है जानवरों को घेरने के लिए, गेट लगा के। फिर हर किसान का आपके पास चारा होता है, क्या दिक्कत है? अगर आप बांट लो, कितने आप मान लिया 50-60 परिवार हैं गांव में या 100 परिवार हैं, तो आप बारी बारी से चारा दीजिए। कितने दिनों बाद नंबर आएगा? अगर 100 हैं तो 3 महीने बाद नंबर आएगा तुम्हारा। बोलो चौधरी साहब तैयार हो? हामी नहीं भरी। बोले साहब कुछ समाधान सरकार ही ढूंढे। मैं कभी सरकार कहाँ से ढूंढेगी, आपने समस्या बनाई है, आप ढूंढिए। इसलिए समस्याएं या तो बनाओ, नहीं बनाओ तो समाधान आप खुद ढूंढो, क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है। और जो अच्छे थोड़े से खाते पीते किसान हैं उन्होंने तो अपना बाढ़ लगवा दी खेत के बाहर। तो मैंने कहा कितने खेत के बाद बाढ़ लगाओगे, कितना खर्चा आएगा? ये आसान है, 3 महीने बाद एक बार चारा देने का नंबर आएगा, जो भी 2-4 कुंटल है वो दे देना उनको चारा, काम उनका चल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी खेती अच्छी नहीं होगी, सुरक्षित नहीं होगी,
तो आपकी उपज कैसे अच्छी होगी? उपज अच्छी नहीं है, अगर आपने खर्चे भी कम कर लिए और जानवर खा रहे हैं तो उपज कहाँ है? फिर भी आप निर्भर कैसे हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। इसलिए ये समस्याएं सोचने की हैं जो जिसका समाधान आप ढूंढ सकते हैं। इसलिए जिसे कहते हैं ना, लब्बो लबाब ये है कि जो जो समस्याएं हैं उनको निपटा दो तो समाधान हो जाए। जो आप एकल फसल बो रहे हैं उसको बोना बंद करिए। मैं जानता हूँ महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, वेस्टर्न यूपी में तो बहुत ये कॉमन हो गया है कि गन्ने के खेत में मेड़ पे एक, उसे आप इंटरक्रॉपिंग कह लीजिए, लगाई जा रही है। और सबसे बढ़िया उदाहरण गेहूं और सरसों का है, और गन्ना और सरसों का है, और उससे गन्ने की उपज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन किसान को एक एक्स्ट्रा आमदनी सरसों की फसल से हो जाती है क्योंकि सरसों के दाम बढ़िया मिल रहे हैं, है नहीं? तो ऐसा काम करिए जिससे कि आपकी एक फसल के साथ साथ अगर दूसरी फसल के लगाने से इनकम ज्यादा बढ़ती है तो वो आप अवश्य करें। आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, केवीके वाले बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये जरूर लगाएं। दूसरा, जहां भी आप रोटेशन में 2 फसल लेते हैं, 2 फसल के बाद यानी खरीफ, ये रबी की फसल के बाद और खरीफ के बीच में जो टाइम है उसमें हरी खाद जरूर लगा दें। 6 हफ्ते में तैयार, 6 हफ्ते में उसको आप पलट दीजिए। हाँ, और देखिए उसमें आप धान लगाएंगे, पानी से वो सड़ जाएगा, कितना अच्छा आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। इससे अच्छा और क्या चाहते हैं आप? उसको आप करिए। ऐसे ही गन्ना लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, तो मल्चिंग करिए, फायदा ही फायदा है ऐसा करने से। धान का पुआली है, जलाने से तो अच्छा है कि आप उसको मल्च के रूप में प्रयोग करें और दूसरे फसलों में उसको लगाएं। तो ये इस तरह की चीज अगर आप करेंगे ना, अगर आपके पास आपने बढ़िया ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर मतलब द्रव्य जैविक खाद बना लिया, और अगर हर्बल कुणामजल बना लिया तो आपके बारे न्यारे, आपका जीत ही जीत है। आप कॉटन में इस्तेमाल करके देखिए महाराष्ट्र वालों। एक किसान ने किया था जो मेरे संपर्क में था, बोला नहीं साहब बढ़िया है। आपके यहाँ वो बॉल वॉल लगता है, उसकी भी रोकथाम कर देता है। उतना सीरियस नहीं हो पाता खेत में जितना आम खेत में हो जाता है। ये ऐसी चीजें करेंगे तो आपको फायदे हैं। देखिए, आप जो गुजरात से हैं या महाराष्ट्र साइड से हैं, आजकल एक चीज प्रचलित हो रही है कि हर्बल कुणाब जल को बड़े स्तर पर बनाने के लिए डाइजेस्टर आ गए हैं, 3-3, 4-4 हजार लीटर वाले, है ना। मेरे पास कोई स्लाइड दिखाने का नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको कि वो कितने आरामदायक हैं। उसमें आप वो डाल दीजिए, और जो खरपतवार हैं या जो पेड़ पौधे हैं जिनमें कीटाणुनाशक, रोगनाशक गुण हैं, उनको भी आप ब्लेंडिंग करके डाल दीजिए। खाद आपका 2-3 हफ्ते में तैयार। अब आपको 5,000 लीटर मिल जाए तो आपको क्या चाहिए? तो ऐसी चीजें सोचिए जो आप को करने से उसमें फायदा हो, आपको आराम मिले, क्योंकि आपके भी तो परिवार वाले चाहेंगे कि भाई दिन भर लगे रहते हैं, थोड़ा आराम भी किया करो। तो ये ऐसी चीजें हैं किसान को जो सोचनी होंगी, करनी होंगी। इसलिए अपना जीवन आसान बनाइए, अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए अपनी आमदनी बढ़ाइए, वो बहुत जरूरी है। और आमदनी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका खर्चे कम कर दीजिए। भाई जो सर्विस पेशे वाले हैं वो, उनकी मान लिया तनख्वाह 40,000 है और खर्चा 60,000 है, तो वो क्या करेगा?
उसका तो ईश्वर ही मालिक है। बैंक से लोन लेता रहेगा या बच्चों के आगे हाथ फैलाएगा, रिश्तेदारों के हाथ फैलाएगा, वो नहीं करिए। ऐसा काम करिए जो आप इज्जत से, छोटे किसान है तो क्या हुआ, आप अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन खेती में यह ध्यान रखिए कि कम से कम खर्चे से उत्तम खेती हो और अति उत्तम शुद्ध लाभ हो, जिससे कि आप आत्मनिर्भर बन सकें। जो ये मैंने आपको, जो हमारी संस्था है उसके जो पब्लिकेशंस हैं, धन्य है डॉक्टर नैने साहब जिन्होंने अपने जीवन के 25 साल, 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया और 25 साल लगाए, और जो हमारी, जिन अंग्रेजी में कहते हैं रेयर एग्रीकल्चर की पुरानी बुक्स हैं, उनको खोज निकाला। ये वृक्ष आयुर्वेद की पुस्तक में बताता चलूं कहाँ से मिली। ये इसकी हिंदुस्तान में कोई कॉपी नहीं थी, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान में काम कर रहे थे। तो उनके जो दोस्त थे अंग्रेज, खासकर जर्मन्स, उनसे उन्होंने कहा कि भाई ये एक ऐसी नाम की किताब है, मेरे को उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए। 1 साल लगा। पता चला कि ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड की जो लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है बॉडलिन लाइब्रेरी, उसमें एक कॉपी माइक्रोफिश इस किताब की उपलब्ध है। तो डॉक्टर नैने ने, जो उनके सहयोगी थे, वो अपने छुट्टियों में जाते हैं, उन्होंने वहाँ पता किया, उन्होंने कहा कि हाँ है साहब, 1000 पाउंड लगेंगे, 1000 पाउंड लगेंगे। उन्होंने दिए, ये पुस्तक माइक्रोफिश आई। देखिए, जो काम होना होता वैसे हो जाता है। उनको तो इतनी संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन उनको एक कॉन्फ्रेंस में एक महिला प्रोफेसर मिली जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट की विभाग की अध्यक्ष थी। तो उनसे वो बात करने लगे कि मेरे को एक ऐसे आदमी की तलाश है, मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको संस्कृत में है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराना है। तो वो बोली वो तो मैं कर दूंगी। तो ऐसे शुरू हुआ, और जितने भी संस्कृत से इंग्लिश में जो 5 ग्रंथ हैं, वो उन्होंने ही इंग्लिश से संस्कृत में ट्रांसलेट किए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नहीं तो हम अज्ञान के अज्ञानी रहते। जो भारतवर्ष में जितना भी काम जैविक खेती पे हो रहा है, जो उसमें खाद प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जो या कीटनाशक जो भी कह लीजिए, जीवामृत कहिए, घन जीव, उन सब का स्रोत ये किताब है। लोग इससे ज्ञान लेते हैं और फिर अपने नाम से वो बना देते हैं। ये हमारी अच्छी संस्कृति में से नहीं है। जिस आदमी ने अपने जीवन के इतने कष्ट में जीवन बिताए होंगे, इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है, उसका नाम तो थोड़ा चलने दीजिए इतिहास में आगे। इसलिए ये हमेशा हम तो आभारी रहेंगे जो जितने भी, चाहे वो ऋषि पाराशर हों, जिन्होंने कृषि पाराशर पुस्तक 2400 साल पहले लिखी, बहुत बहुत ज्ञान भरा हुआ है। कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र में कृषि के बारे में काफी ज्ञान दिया हुआ है ना, ये कैसे होता था। इसलिए हमारा कृषि का जो इतिहास है वो बहुत धनी है, याद रखिए। और उसमें बहुत, मतलब अधिकांश समस्याओं का समाधान है। मैं डॉक्टर जी को बता रहा था कि इस पुस्तक में ऐसी ऐसी भी चीजें लिखी हुई हैं जो, जिसे कहते हैं ना, क्रिएटिंग वंडर्स, कि आप किसी फूल का बिना ग्राफ्टिंग किए हुए रंग कैसे बदल दोगे। जरूरत है, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि हम इस पे गौर करें, इन चीजों पे हम रिसर्च करें।
अभी बस 5 मिनट में मैं हमने जो इतना काम किया है 2004 से इसके संसूतीकरण पे, वैलिडेशन पे, सबसे पहले चाय में, फिर उस चाय को दार्जिलिंग एरिया में दुनिया की सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग में होती है। जब हम 2008 में वहाँ गए तो एक कॉन्फ्रेंस किया था, तो जो वहाँ टी गार्डन्स हैं वो तो प्राइवेट टी गार्डन्स ज़्यादातर हैं, उनके कई जो मैनेजर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो आए, तो उन्हीं की आप समझिए रुचि से वहाँ इतना काम हुआ, इतना बढ़िया बढ़िया काम हो गया है। और सब वृक्ष आयुर्वेद आधारित पुस्तक पर कि आज जैसा मेरे को बताया गया है कि करीब 2/3 चाय दार्जिलिंग में जैविक पैदा होती है। अब आप समझ लीजिए उसका क्या परिणाम, उसके क्या परिणाम होंगे। उसका परिणाम यह है कि जो वहाँ के मालिक हैं उन चाय के, उनकी आमदनी कितनी बढ़ गई है, क्योंकि चाय को हम उबाल के डाल के पीते हैं, अगर उसमें कीटनाशक है तो सीधा हमारे अंदर जाता है। इसलिए पश्चिमी देशों में, अमेरिका में और जापान में, इन देशों में ऐसी चाय की बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है जो हमने छोटों किसानों के साथ काम किया है। केरला में 4 साल से है, बहुत ही अच्छे परिणाम हैं वहाँ। उसको वृक्षायुर्वेद पद्धति से ही नाम है, वृक्षायुर्वेद खेती, वृक्षायुर्वेद आधारित खेती। और उसमें कोई भी ऐसी फसल, क्योंकि केरला में जो आप गए हैं तो देखा होगा वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें हैं, मसाले भी हैं, सब है वहाँ। कोई भी ऐसी फसल नहीं जिसमें हर्बल कुणाब जल ने अपना कमाल ना दिखाया हो। तारीफ की बात है। उत्तराखंड में जब हमने 2019 में अपना मुख्यालय पंतनगर में ले गए तो वर्कशॉप किया अक्टूबर में, फिर 2020 में तो कोरोना 21 आ गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ किसानों ने उसको बनाया, फॉलो किया। ऐसी ऐसी मतलब सफलता की बात है कि एक किसान जो 10,000 रुपये की नौकरी छोड़ के कोविड के टाइम अपना फार्मिंग पे गया, पिताजी ने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, यही करो, तो वो हमारे संपर्क में वर्कशॉप में आया था। उस आदमी ने वो बनाया, और ये देखिए कि जैसे आड़ू पहाड़ पे होती है, आड़ू के पेड़ में उसने उसका प्रयोग किया 2-3 तरीके से। इसका फायदा ये है कि इसका आप पानी के नाली में डाल दीजिए, सिंचाई के साथ स्प्रे कर दीजिए, कोई भी स्प्रिंकलर में डाल दीजिए, क्योंकि लिक्विड है। कंडीशन ये है कि वो चौक नहीं होने चाहिए आपके स्प्रिंकलर्स, बहुत फायदा है। तो उसने देखा कि उसके पिताजी जो, उनके पास करीब 65 आड़ू के पेड़ थे, उसमें 10-12 पेटी आड़ू मिलते थे। उस साल उसको 55 पेटी आड़ू मिले। उसकी आमदनी 5 से 6 गुना हो गई। देखिए, एक सीजन में किसी भी छोटे किसान की आमदनी इतनी बढ़ जाए तो वो तो, उसके पैर तो जमीन पे पड़ते नहीं, तो कितना एक्साइटेड होगा वो आदमी हमें दिखाने के लिए। और हमने जब उसको देखा तो ये पाया कि जिन पौधों में ये नहीं डाला गया था हर्बल कुणाब जल, उसमें एक रोग होता है लीफ कर्ल, पर्ल कुंचन, वो लगा हुआ था। और जिन पौधों में ये डाले गए थे वो रोग भी ठीक हो गया था। ऐसा ही कीवी के फल में हुआ। आजकल उत्तराखंड में कीवी का बड़ा जोर है। कीवी के फल में भी ऐसे ही परिणाम मिले हैं कि कीवी 10 गुना ज्यादा, एक पेड़ करीब, क्या मतलब, हमें तो ये लगा कि वो किसान ने कहा साहब 1.5 क्विंटल हुए हैं। हमने कहा भाई कुछ अपना तोल जरा दोबारा करो, ऐसा कैसे हो जाएगा, 15 किलो से 1.5 क्विंटल कैसे हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, दोबारा मैं तुलवाया है तो चलिए 120 किलो मान लीजिए। अब आप देखिए, आपकी कीवी की उपज 10 गुने ज़्यादा हो जाए और क्या चाहिए। आत्मनिर्भर तो वो होना ही है। आज का तीसरा साल है, वो हर चीज़ की खेती, क्योंकि छोटा किसान है, छोटी बोता है, सब्जियां जो फल लगे हुए हैं वो हैं, उसको आमदनी घर की काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी एक बात और समझ लीजिए,
अगर छोटे किसान का उद्धार होना है तो आप ये बात गांठ बांध के जाइए कि खाली खेती से काम नहीं चलेगा, खेती के साथ साथ और भी आप काम करिए। जैसे पहाड़ पे तो बहुत आसान है, महिलाएं वहां बड़ी मेहनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ महिलाएं मेहनती नहीं है, लेकिन वहां वो मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। महिलाएं केवीके में जो मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग लेके घर में मोमबत्ती बना रही हैं और पैकेटिंग करके वो बाजार में बिक रहा है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जहां भी हैं ऐसे अवसर ढूंढिए जहां आपकी आमदनी जो खेती से है वही काफी नहीं है, और नए नए तरीके ढूंढिए। और कहां से मैं आमदनी, मतलब बेईमानी करके नहीं, करप्शन से नहीं, ईमानदारी से मैं क्या काम कर सकता हूं जो मेरी आमदनी बढ़ जाए। इस बात में सल्यूट है गुजरात के भाइयों को, बहनों को, जो जो हमेशा तो नौकरी करता है तो खाली नौकरी नहीं करता, शाम को और काम भी करता है। चाहे वो किसी का अकाउंट ही देखता हो, अगर वो अकाउंटेंट है, सब काम करते हैं शाम को, क्योंकि एक आमदनी से काम नहीं हो सकता है। आगे क्या आवश्यकता है? ये जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का संस्तुतिकरण, वैलिडेशन हो गया है। अब क्या आवश्यकता है? अब ये आवश्यकता है कि वो उसमें जो गुण हैं वो किस वजह से हैं, क्या कारण है, कैसे, क्या प्रक्रिया होती है। जैसे कि हर्बल कोणाब जल वाला एक फुल, जिसमें पूर्ण किण्वीकरण वाला जो लिक्विड है, वो उसमें ऐसा क्या हो रहा है जो इतने बढ़िया बढ़िया फायदे होते हैं, इसकी आवश्यकता है। इसलिए पंतनगर में लाने का एक यही विशेष कारण था कि वहाँ विज्ञान का माहौल है और वहाँ अब तक 10 MSc PhD थीसिस इस पे हो चुकी हैं और अभी चल रही हैं, चलती रहेंगी। आवश्यकता क्या है? हम लोग प्राकृतिक खेती की कितनी बात कर रहे हैं। घंटी साहब, जरा आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। कोई भी पद्धति, कोई भी जो हम ये चला रहे हैं अब, सस्टेनेबल शायद ना हो पाए अगर प्रकृति नाराज हो जाए। मान लिया प्रकृति में कोई ऐसा महामारी, फसलों का रोग आ गया। हम तो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें लगाते हैं, भारतवर्ष तो एक ब्लेसेड कंट्री है। अगर कोई ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? उसके लिए ये आवश्यक है। आप ये समझिए कि रासायनिक खेती करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने कितने खर्चे किए होंगे, कितने कितने प्रकार के फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल। आजकल लिक्विड का जोर चल रहा है। क्या सब बाय एंजाइम बेच रहे हैं बना बना के। मतलब मैं कहता हूँ बहुत ही ठेठ भाषा में, किसानों का उल्लू बना रहे हैं। क्योंकि उनकी जो फैक्ट्रीज थी जहाँ शायद छोटे छोटे पेस्टिसाइड, फंजीसाइड बनते, वो नहीं बन रहे, तो कुछ और बनाएंगे। वो एंजाइम का चक्कर चला दिया। अपने किसानों से जिनके हम संपर्क में, हम कहते हैं कि अगर आपको पैसा नाली में फेंकना हो तो आप ये खरीदिए, नहीं तो आप हर्बल कुणाब जल बनाइए, वो सर्वगुण संपन्न है, उसको यूज करिए और उससे फायदा उठाइए। इसलिए हम ये चाहते हैं, 2 साल से हम प्रयत्नशील हैं, 1-2 जगह प्रपोजल भी दिए कि एक वृक्ष आयुर्वेद का रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए। क्योंकि जो हमारी सारी खेती हो रही है, जिसे हम किसी भी नाम से कह रहे हैं, परंपरागत कह रहे हैं या प्राकृतिक कह रहे हैं, ऑर्गेनिक कह रहे हैं, ये सारी के सारी वृक्ष आयुर्वेद आधारित है। तो इस वृक्ष आयुर्वेद के सेंटर बनाने से ये फायदा होगा कि हम अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे। ठीक है? और इसमें हम चाहेंगे कि जो नया इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास भी जानते हैं कि हमारा ऐसा क्या प्रपोजल है, सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि ये तो हमें करना होगा।
और हम ये भी चाहेंगे कि उस पुण्य आत्मा के लिए जो जिसने अपने जीवन के 25 साल नछावर कर दिए, इतनी सारा अध्ययन करके ये जो रेयर एग्रीकल्चर की पुरानी किताबें हैं उनको ढूंढ ढूंढ के कितना उन्होंने मेहनत करी होगी, वो तो जानते ही थे, उसका थोड़ा साक्षी मैं भी हूं। इसलिए ऐसे आदमी के लिए अभी तक तो वो अनसंग कहते हैं ना, अनसंग हीरो ही हैं। उनकी कोई सिंगिंग नहीं करता, खाली हम लोग फाउंडेशन वाले उनके बारे में बताते रहते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि कितना बड़ा योगदान कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वो करके गए हैं, है ना। लेकिन क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं, क्योंकि कोई सपोर्टर नहीं, और क्योंकि वो एक बिल्कुल टिपिकल वैज्ञानिक थे, कोई उनकी एम्बिशंस नहीं, इसलिए आवश्यक है कि कम से कम उनकी याद में एक ऐसा वृक्षारोपण सेंटर तो बनाए जो आने वाली पीढ़ियों के हमेशा काम आएगा। धन्यवाद।